पहली विशेषता उष्ण मरुस्थल है। दूसरी विशेषता दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उष्ण, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक, ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा, ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा का एक भाग है। क्या है ये? ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा का एक भाग है। वास्तव में जो सहारा मरुस्थल है, उस सहारा मरुस्थल का ही नाम क्या है? ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा। तो ये मरुस्थल वास्तव में ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा का भाग है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये अवशेष है टेथिस सागर का, टेथिस सागर का अवशेष, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि हमें कैसे पता कि ये टेथिस सागर का अवशेष है? हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा जो मरुस्थल है वो टेथिस सागर का अवशेष है? तो उसके पीछे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। हम राजस्थान की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में कुछ देख भी रखा है हमने। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि टेथिस सागर का स्वतंत्र अस्तित्व हमारे यहाँ पे मेसोजोइक काल में था। ठीक है, अब इस मेसोजोइक काल से संबंधित कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं, जैसे कि आक्कल वुड फॉसिल्स पार्क। ठीक है, इसके अलावा फिर आ जाता है हमारे पास भ्रमसर, भ्रमसर में सागरीय लहरों के द्वारा किए गए जमाव। रानी गांव बाड़मेर, रानी गांव बाड़मेर में कोरल के अवशेष। ठीक है, इसके अलावा सागरीय खनिज जैसे चूना पत्थर, जिप्सम आदि का जमाव, रॉक फॉस्फेट वगैरह आदि का जमाव भी इस सागरीय खनिज हैं ये। और ये सभी जो चीज़ें हैं ये प्रमाणित करती हैं कि यहाँ पे हमारा कभी टेथिस सागर रहा होगा। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, ये खारे पानी की झीलें भी प्रमाणित करती हैं कि हमारे यहाँ पे कभी टेथिस सागर रहा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ये कुछ विशेषताएं हैं। अब कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का जो विस्तृत मरुस्थल है, ये पता है आपको, यानी हमारा जो थार का मरुस्थल है ये विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। दूसरी बात, विश्व का सबसे घना मरुस्थल भी है। घना किसमें? जनसंख्या में, है ना। एक्चुअल में विश्व का सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या वाला मरुस्थल, विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उन सब में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे इस थार में रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, ये इसकी कुछ विशेषता, बाकी हम उस जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं कि हाँ, यहाँ पे चूना पत्थर जुरैसिक और इयोसीन काल से संबंधित, जुरैसिक काल और इयोसीन काल से संबंधित चूना पत्थर हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये तो बात हो जाती है राजस्थान में थार मरुस्थल की कुछ सामान्य विशेषताएं, जो कि हमने हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। याद रखना, ये सभी के सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके, अब देखो इसके बाद मरुस्थल का विवरण पढ़ते हैं। हम मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड करते हैं, दोनों का विवरण देखते हैं। ठीक है, तो मरुस्थल के हमने दो भाग किए थे, वर्षा के औसत के आधार पर। वर्षा के औसत के आधार पर हमने दो भाग किए थे, एक बार फिर से करते हैं। मरुस्थल का विभाजन कर रहे हैं हम, विवरण पढ़ेंगे इसका। ये रेड क्लिफ है और ये 25 सेमी समवर्षा रेखा, 25 से 50 सेमी समवर्षा रेखा तक टोटल दो भाग हो गए। इसको तो हम कहते हैं शुष्क और इसको हम कहते हैं अर्ध शुष्क। ठीक है, अब हमारा जो शुष्क मरुस्थल है पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखो, शुष्क मरुस्थल में कौन कौन आता है? उत्तरी बाड़मेर, संपूर्ण जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, ठीक है, दक्षिण गंगानगर, ये इसमें घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र छोड़ दीजिए, बाकी सारा इसी में आता है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ भाग, चूरू का पश्चिमी भाग, नागौर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? शुष्क मरुस्थल कहलाते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अब ये जो शुष्क मरुस्थल है, इसको शुष्क क्यों कहते हैं? कारण क्योंकि यहाँ वर्षा का औसत सिर्फ कितना रहता है? 10 से 20 सेंटीमीटर। अब अगर वर्षा का औसत शुष्क होगा यानी कि कम होगा तो निश्चित है वनस्पति का अभाव होगा। अब वनस्पति का अभाव रहता है, लेकिन कभी कभी जब हल्के छींटे या हल्की बारिश होती है तब उस स्थिति में कंटीली झाड़ियाँ यहाँ पे उगाती हैं, जैसे कैर है, फोग है, खींप है ना, ये आप जानते हैं, फोगला, खींप, खिपोड़ी सुना होगा आपने नाम, खिपोड़ी। और यहाँ इसमें कैक्टस यानी नागफनी, ग्वार पाठा वगैरह इस जोन में उगाते हैं। बेर है, बेर झाड़ी जिसको हम बोलते हैं, वो इस प्रदेश में उगाते हैं। अब इस प्रदेश में हमें रेत का विशाल समंदर मिलता है, तो जहाँ पे रेत होगी वहाँ पे हमें रेत के साथ साथ देखने को मिलेगा बालू का स्तूप। तो अभी हम बात करते हैं इस जोन में, वैसे हम संपूर्ण जोन में पाए जाने वाले बालू का स्तूप पढ़ रहे हैं, तो हम बात करेंगे बालू का स्तूप जो इस रेत के समंदर में देखने को मिलते हैं। बालू का स्तूप होते क्या हैं? बालू का स्तूप स्थायी होते हैं कि परिवर्तनशील होते हैं? ये क्वेश्चन आता है। कैसे? कि बालू का स्तूप होते हैं स्थायी, एक ऑप्शन मिला स्थायी, दूसरा ऑप्शन मिलता है अस्थायी, ठीक है, या मिल सकता है दूसरा ऑप्शन परिवर्तनशील। तो आप याद रखिए बालू का स्तूप क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। बालू का स्तूप क्या होते हैं? परिवर्तनशील। हमारे राजस्थान में अप्रैल मई माह से लेकर जून जुलाई तक तेज हवाएं चलती हैं, तो अप्रैल मई में सबसे ज़्यादा तेज रहती हैं, जिन्हें हम लू कहते हैं। तो अप्रैल मई माह में हमारे यहाँ जो लू चलती है, उस लू से हमारे यहाँ बालू का स्तूपों का सबसे ज़्यादा निर्माण भी होता है और सबसे ज़्यादा विघटन भी होता है, क्योंकि बालू का स्तूप स्थायी नहीं होते हैं, ये परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। तो हम बालू का स्तूपों के बारे में पढ़ते हैं। सामान्यतः जो बालू का स्तूप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के सामान्य बालू का स्तूप होते हैं। एक बालू का स्तूप होता है अनुदैर्ध्य, ठीक है। एक बालू का स्तूप होता है अनुप्रस्थ। एक बालू का स्तूप होता है पैराबोलिक। और भी होते हैं लेकिन वो इन्हीं से निर्मित होते हैं, बाकी पैराबोलिक भी अनुप्रस्थ प्रकार का ही होता है। अनुदैर्ध्य को हम पवनानुवर्ती भी कहते हैं, इसको हम रेखीय भी कहते हैं, रेखीय, ठीक है। अनुप्रस्थ को हम समकोणिक भी कहते हैं, समकोणिक। अब देखो जैसा नाम से पता लग रहा है पवनानुवर्ती, ये जो बालू का स्तूप होते हैं ना, ये पवन की दिशा के समकोण पर कई किलोमीटर लंबी श्रृंखला में निर्मित होते हैं। पवन की दिशा के समकोण पर कई किलोमीटर लंबी श्रृंखला में निर्मित होते हैं। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य, ठीक है। अनुदैर्ध्य या कहते हैं हम इसे पवनानुवर्ती, ये ध्यान रखना, क्या कहलाएंगे? अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती। ये पवन की दिशा है, ये बालू का स्तूप इसके समांतर हैं, कम हाइट वाले होते हैं, कई किलोमीटर लंबी श्रृंखला में विस्तृत होते हैं। अब पवनानुवर्ती, अनुदैर्ध्य या रेखीय ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं जैसलमेर में, सर्वाधिक जैसलमेर में रेड क्लिफ के सहारे। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप होते हैं इनकी स्थिति पवन की दिशा के समकोण पर होती है, इनकी स्थिति पवन की दिशा के समकोण पर होती है। ये कई किलोमीटर लंबी श्रृंखला में नहीं होते हैं, ये बालू का स्तूप लघु होते हैं, लेकिन इनकी हाइट इस पवनानुवर्ती की तुलना में अधिक होती है। इन्हें हम समकोणिक बालू का स्तूप या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं, पवन की दिशा के समकोण पर स्थापित होते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं बीकानेर में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब पैराबोलिक जो बालू का स्तूप होते हैं वो होते हैं हेयर पिन के जैसे। हेयर पिन आती है बालों में लगाने वाली महिलाओं की हेयर पिन, हेयर पिन के जैसे जो बालू का स्तूप होते हैं, इन बालू का स्तूपों को हम क्या कहेंगे? पैराबोलिक, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इनका हेयर बैंड के जैसा आकार हो जाता है,
हेयर बैंड के जैसे नज़र आते हैं ये। तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं पैराबोलिक होते हैं, इनकी ऊंचाई भी अत्यंत लघु होती है और ये संपूर्ण मरुस्थल में देखने को मिलते हैं, चाहे वो शुष्क हो चाहे वो अर्धशुष्क हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो क्या है, जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं, इन्हीं से राजस्थान में अन्य बालू का स्तूपों की रचना होती है। हम बात करते हैं कि पवनानुवर्ती जो बालू का स्तूप हैं या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप हैं, इनसे कौन से बालू का स्तूप बनते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, ठीक है, हवा इसके दिशा में समांतर चल रही है, लेकिन मरुस्थल में हवाएं सदैव एक जैसी नहीं रहती हैं, इसीलिए बालू का स्तूपों का विघटन होता है और बालू का स्तूप परिवर्तनशील इकाई होता है। कभी भी वो एक जगह नहीं रहते हैं, हमेशा स्थान बदलते रहते हैं, कभी वो रेत में बदल जाते हैं और कभी वो पुनः बालू का स्तूपों में बदल जाते हैं। सामान्यतः बालू का स्तूपों का निर्माण पवन के वेग में अवरोध आने से होता है। ठीक है, अब यहाँ हमारा बालू का स्तूप है। मान लीजिए बालू का स्तूप की अभी पवन की जो दिशा है वो हवा की इस बालू का स्तूप की दिशा के समांतर है, लेकिन पवन की दिशा में परिवर्तन हुआ और जो हवा है वो बालू का स्तूप के समांतर ना चल के समकोण पर चलने लगी, तो ऊंचाई कम होने की वजह से ये बालू का स्तूप मध्य में से अपर्दित हो जाते हैं। ये बालू का स्तूप मध्य में से अपर्दित हो जाते हैं और इस प्रकार एक रास्ता बन जाता है इन बालू का स्तूपों के मध्य। ठीक है, इस रास्ते को हम राजस्थान में कारवां मार्ग कहते हैं। कारवां मार्ग कहते हैं क्योंकि बालू का स्तूपों के मध्य रास्ता बन गया और इस रास्ते से ऊंटों के काफिले गुजरते हैं। इस रास्ते से ऊंटों के काफिले गुजरते हैं, तो इसको हम कारवां मार्ग कहते हैं। सहारा मरुस्थल में इसी मार्ग को गासी कहा जाता है, गासी। ठीक है, सहारा मरुस्थल में इस कारवां मार्ग को क्या कहते हैं, गासी कहते हैं। अब ये मार्ग तो ठीक है, लेकिन इस बालू का स्तूप को ध्यान से देखो, ये इसका इधर वाला जो पोर्शन है वो अपन ने नहीं बनाया ऐसे करके, पिज्जा का टुकड़ा नहीं होता का, उस प्रकार से एक बालू का स्तूप की रचना हो गई। ध्यान से देखो, अब ये जो बालू का स्तूप है, इस बालू का स्तूप को अगर हम देखते हैं तो इस बालू का स्तूप की एक विशेषता नजर आ रही है कि यहाँ पे तो ये खड़े ढाल जैसा है, खड़ा ढाल, और खड़े ढाल को हम क्या कहते हैं, कटक। ठीक है, और यहाँ पे ये खड़ा ढाल है और यहाँ पे मंद ढाल है और एक सींग नजर आ रहा है, सींग भी नजर आ रहा है, एक सींग और खड़ा ढाल। तो एक सींग वाले जो रेत कटक होते हैं, खड़े ढाल वाले, इनको हम सीफ कहते हैं। ऐसे बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, सीफ कहलाते हैं। इन्हें रेत कटक भी कहा जाता है क्योंकि देखो ये कटक के समान है। कटक का अर्थ होता है रिज, जिसका ढाल एकदम खड़ा हो, तो इसे हम रेत कटक भी कहते हैं। तो रेत कटक कहते हैं या रिज कहते हैं। इसको हम एक सींग वाला अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। इसको अलब भी कहते हैं, अलब, ये अलब भी कहलाता है, एक सींग वाला बालू का स्तूप भी कहलाता है और इसे रेत कटक भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई सीफ की। अब सीफ हमें सबसे ज़्यादा रेड क्लिफ के सहारे ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, भाई सीफ तो क्या था, अनुदैर्ध्य है। सीफ तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर कैसा है, अनुदैर्ध्य है। अब हम बात कर रहे हैं बरखान की। बरखान क्या होता है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर तो अनुप्रस्थ ही होता है, लेकिन उसकी रचना कुछ विशेष होती है। ये ऐसे होते हैं, ऐसे, ये इस तरह से होते हैं और इसमें ये एक पवन की दिशा है और यहाँ पे एक पवन की दिशा है। ये जो बालू का स्तूप होते हैं ये अनुप्रस्थ होते हैं। इनकी रचना कैसे होती है, देखो ये मान लो ये एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, यहाँ से पवन ऊपर उठती है और कुछ पवन इस ढाल से नीचे उतरती है। एक पवन जो आगे बढ़ रही है उस पवन का एक भाग तो ढाल के ऊपर चला जाता है
और कुछ पवन ढाल से नीचे स्लिप होकर, पिछले ढाल से स्लिप होकर उतरती है। अब क्या होता है कि जब पिछले ढाल से नीचे रेत रगड़ खाते हुए हवा के साथ उतरती है तो इस पिछले ढाल पर, पिछले ढाल का मतलब पवन विमुख ढाल, पवन विमुख ढाल, यहाँ पे रेत का कटाव होने लगता है और रेत का कटाव होते होते ये बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार बन जाते हैं। ठीक है, और ये जो शीर्ष है ये यहाँ पे रेत का जमाव होता जाता है और ये कटाव हो जाता है। तो इस प्रकार ये अर्धचंद्राकार बन जाते हैं और इन अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को हम क्या कहते हैं? बरखान, बरखान या इन्हें बरछान भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा वेगवान होते हैं, सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं, सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील होते हैं, सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ये तुरंत अपना पूरा रेत उठाकर हवा के साथ चल देते हैं और किसी स्थान पर ले जाकर पटक देते हैं। ये स्थिति होती है इन बरखान के संदर्भ में, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब अगर हम बात करें बरखान मिलते कहाँ हैं, तो बरखान हमें कई जगह मिलते हैं। जैसे शेखावाटी में हमें मिलते हैं, भालेरी में, भालेरी चूरू में मिलते हैं। भालेरी कहाँ पड़ता है? चूरू, तो शेखावाटी में, चूरू में हमें मिलते हैं। इसके अलावा शेखावाटी में रामगढ़ क्षेत्र में भी ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे गंगानगर के सूरतगढ़ में ये देखने को मिलते हैं। बीकानेर के देशनोक में देखने को मिलते हैं। जोधपुर के ओसियाँ जो क्षेत्र है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भालेरी चूरू है, सूरतगढ़ है, देशनोक है, ओसियाँ हैं, यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। ये 2 सींग वाले बालू का स्तूप होते हैं, 2 सींग वाले बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब बात करते हैं हम इस बालू का स्तूप के संदर्भ में। आगे जो हमारे बालू का स्तूप मिलते हैं, तो हमने अनुप्रस्थ देखा, पैराबोलिक देखा, सीफ देखा, अनुदैर्ध्य देखा। इसके बाद हमें जो बालू का स्तूप मिलता है उसमें आ जाता है तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप एक बालू का स्तूप मिलता है। तारा प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप तारे के शेप का ही होता है, इसलिए इसका नाम तारा प्रतिरूप है। बस ये तारा प्रतिरूप है। अब इस तारा प्रतिरूप का निर्माण कहाँ होता है? तारा प्रतिरूप का निर्माण होता है पवन के अवरोध पर, ऐसे स्थानों पर जहां विभिन्न दिशाओं से हवाएं आती हैं। विभिन्न दिशाओं से हवाएं आती हैं, हवाएं अपने साथ रेत लेकर आती हैं। इधर से हवा आई, इधर रेत पटक दी, इधर से हवा आई, इधर रेत पटक दी, इधर से हवा आई, इधर से रेत पटक दी और इधर से हवाएं आई। तो ऐसे में क्या होता है कि एक से अधिक, या यूँ कहो कि कई भुजाओं वाले बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। कई भुजाओं वाले बालू का स्तूपों का निर्माण होता है और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं उनको हम तारा प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, अब ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? एक तो सूरतगढ़ के निकट देखने को मिलते हैं और एक हमें मिलते हैं मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य। मोहनगढ़ से पोखरण, मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा फिर कुछ अन्य हैं, यहीं पे बता देता हूँ। कुछ अन्य बालू का स्तूप है जैसे अवरोधक, और एक काफ़ी फेमस है नेबखा। नेबखा, इनको श्रब कापीस भी कहते हैं। श्रब कापीस, नेबखा और श्रब कापीस। अवरोधक, नाम से पता लग रहा है कि जब पवनें आती हैं, पवनों के साथ रेत आती है और वो रेत किसी दीवार से, किसी वृक्ष से टकराकर रुक जाती है, किसी चट्टान से टकराकर रुक जाती है, तो बस इस प्रकार से निर्मित जो बालू का स्तूप होते हैं उनको हम अवरोधक कहते हैं। अवरोधक बालू का स्तूप हमें देखने को मिलते हैं बिचून की पहाड़ियाँ, ये जयपुर में हैं। पुष्कर की पहाड़ियाँ अजमेर में हैं। कुछ राजसमंद में पाली जिले की सीमा के सहारे और कुछ सिरोही में। सिरोही में इस तरह के बालू का स्तूप हमें देखने को मिलते हैं अवरोधक। नेबखा की एक खास विशेषता होती है, तो ये होते तो अवरोधक ही हैं, लेकिन ये वास्तव में छोटी झाड़ियों के अवरोध पर बने होते हैं। जैसे ये छोटी झाड़ी है, इधर से हवा आई और हवा के साथ रेत आई, तो धीमे 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 धीमे
क्या होगा, यहाँ पे रेत का जमाव होगा और एक छोटा लघु बालू का स्तूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से छोटा जो बालू का स्तूप होता है उसको हम क्या कहेंगे, नेबखा या श्रब कापीस, राइट, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ये राजस्थान के प्रसिद्ध बालू का स्तूप है। एक और प्रकार है, नेटवर्क भी होता है, नेटवर्क बालू का स्तूप। ये नेटवर्क बालू का स्तूप हमें राजस्थान में हरियाणा सीमा के सहारे देखने को मिलते हैं, है ना। हरियाणा में सिरसा के सहारे, सिरसा जो क्षेत्र है वहाँ पे ये नेटवर्क बालू का स्तूप काफ़ी मिलते हैं, ठीक है। नेटवर्क का कोई विशेष आकार नहीं होता, ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों के मध्य देखने को मिलते हैं। ये तो बात हो गई हमारे राजस्थान में बालू का स्तूपों की। अब हमने जब बालू का यानी मरुस्थल का विभाजन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसा क्षेत्र भी है राजस्थान के मरुस्थल में जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं होते हैं। वहाँ होता क्या है फिर, जहाँ बालू का स्तूप नहीं होते हैं वहाँ पे निम्न भूमियाँ रही, क्योंकि हमारा मरुस्थल टेथी सागर का विशेष है। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैन मेड है कि हमने पूरा एक एरिया कवर करके एक सतह को समतल करके मरुस्थल का निर्माण किया है। कहीं से गहरे गर्त रह गए हैं, कहीं से भूमि ऊपर उठ गई है। तो ऐसा जो क्षेत्र है जहाँ पे मरुस्थल में बालू का स्तूप नहीं है और भूमि निम्न है, वहाँ पे कुछ झीलों का निर्माण होता है। ये अस्थायी झीलें निर्मित हो जाती हैं ऐसी भूमि में। अब अस्थायी झीलों में जैसे रन, टाट, प्लाया, ठीक है। रन या टाट मरुस्थल में अस्थायी रूप से निर्मित खारे पानी की जो झीलें होती हैं उनको रन अथवा टाट कहते हैं, जैसे बरमसर, कनोड़, भाकरी, लवा, पोकरन, ये तो मिलते हैं सभी के सभी जैसलमेर में। थोब बाड़मेर में, बाप जोधपुर में, ये सभी के सभी क्या हैं, रन झीलें हैं। अब प्लाया क्या होता है, प्लाया रन का बाहुल्य है जैसलमेर में सबसे ज़्यादा। अब प्लाया क्या होती है, देखो ऐसा है कि ये पर्वतीय क्षेत्र है कोई, या चलो एक डायग्राम अच्छे से बनाते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र है एक, और इधर एक और पर्वतीय क्षेत्र है, ये हमारा एरिया है, ठीक है। अब मरुस्थल यहाँ पे चारों ओर पर्वत है, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पर्वतों से घिरी हुई जो भू आकृति होती है, मरुस्थलीय प्रदेशों में पर्वतों से घिरी जो भू आकृति होती है उसको हम कहते हैं बालसन। क्या कहेंगे, बालसन। बालसन, ये बालसन है पूरा। बालसन, बारिश हुई तो पर्वतों से बहकर पानी आया, ये पानी आ रहा है, पर्वतों से बहकर पानी आया और बालसन के मध्य एकत्र हो गया। बस इस प्रकार से जो झील बनती है उसको प्लाया कहते हैं। प्लाया झीलों का बाहुल्य हमें नागौर में देखने को मिलता है, ठीक है। रन झीलों का बाहुल्य हमें जैसलमेर में और प्लाया झीलों का बाहुल्य हमें नागौर में देखने को मिलता है। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब इस क्षेत्र में कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे एक तो हमें लाठी सीरीज देखने को मिलता है और कुछ हमें घासें देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक लाठी सीरीज आता है, कभी कभी कुब्बड़ पट्टी भी पूछ लेते हैं कि कुब्बड़ पट्टी क्या है। तो लाठी सीरीज क्या होता है, लाठी सीरीज हमारे जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोकरण में जो हम्माद विस्तृत है, हम्माद के नीचे जो भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी है उसे हम लाठी सीरीज कहते हैं। कुब्बड़ पट्टी अजमेर और नागौर में फ्लोराइड युक्त जल का सेवन करने से वहाँ के निवासियों में फ्लोरोसिस नाम का रोग हो गया है, जिससे उनकी कमर हड्डी जो है, कमर की हड्डी वो बैंड हो गई है, झुक गई है। तो वो ऐसे झुककर चलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनको कुबड़ हो गया हो। तो उस नागौर और अजमेर में कुब्बड़ पट्टी का विस्तार है। और लाठी सीरीज क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोकरण क्षेत्र में
जो हमादा है यानी चट्टानी मरुस्थल है, उस चट्टानी मरुस्थल के नीचे जो भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी है उसे हम क्या कहते हैं, लाठी सीरीज कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कुछ घासें हैं जैसे सेवण, धामण, करड़, अंजन, मुरात, सिरकानिया, मोथिया। अब इनमें से सेवण पर और मोथिया पे, धामण पे क्वेश्चन आते हैं। सेवण का वैज्ञानिक नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, लस्सीयूरुस सिंडिकुस। लस्सीयूरुस सिंडिकुस ये सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। सेवण घास मरु प्रसार को रोकने में उपयोगी है। सेवण का स्थानीय नाम लिलोण भी है और सेवण घास मरु प्रसार पर रोक लगाती है। ठीक है, और धामण पशुओं के लिए पौष्टिक होती है। मोथिया को साइप्रस रोडेंटस भी कहते हैं, साइप्रस रोडेंटस। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ताल छापर जो अभयारण्य है चूरू में वहाँ पाई जाती है और ये कृष्ण मृगों की प्रिय घास है। बाकी और जो घासें हैं और वनस्पति है उनके बारे में हम पढ़ेंगे राजस्थान की वनस्पति के संदर्भ में। तो ये हमने मरुस्थल का एक पार्ट पढ़ा जिसको हम कहते हैं शुष्क रेतीला मैदान। अब हम बात करते हैं मरुस्थल में अर्ध शुष्क रेतीले मैदान की और उसके बाद मरुस्थल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अर्धशुष्क रेतीला मैदान, इस अर्धशुष्क रेतीले मैदान का विस्तार है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक। ठीक है, देखते हैं हम कौन कौन से जिले इसमें आ जाते हैं। ये हमारी 50 सेमी समवर्षा रेखा और ये हमारी 25 सेमी समवर्षा रेखा। ठीक, अब 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है हमारी और 25 है, इसके भीतर वर्षा का औसत रहता है 20 से 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और बस इसी वजह से इस मरुस्थल को हम क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें एक तो शामिल करते हैं हम घग्गर प्रदेश को, घग्गर प्रदेश। एक हम शामिल करते हैं शेखावाटी अंतः प्रवाही। एक हम शामिल करते हैं नागौरी उच्च भूमि, उच्च भूमि। इसको हम थली प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि ये ऊंचा उठा प्रदेश है। एक प्रदेश इधर होता है लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब इसमें सबसे पहले 4 प्रदेश जो हो गए हैं इस किसमें, अर्ध शुष्क मरुस्थल में। कौन कौन, घग्गर प्रदेश, दूसरा शेखावाटी, तीसरा नागौरी उच्च भूमि यानी कि थली प्रदेश और चौथा लूनी जवाई बेसिन। इनकी हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले आ जाता है हमारा घग्गर प्रदेश। घग्गर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो घग्गर प्रदेश 2 जिलों में विस्तृत है, एक हनुमानगढ़ और दूसरा गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, यहाँ पे सरस्वती नदी द्वारा बहाकर लाई गई रेत के जमाव मिलते हैं। सरस्वती के स्थान पर वर्तमान में घग्गर यहाँ पे बहती है जो भी लुप्त प्राय है। घग्गर को डेड रिवर की संज्ञा दी जाती है यानी मृत नदी की संज्ञा दी जाती है। हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ गंगानगर यहाँ पे क्या है, जो मिट्टी थी जो कि पुरानी जलोढ़ है, पुरातन जलोढ़ है जिसे बांगर कहते हैं। पुरातन जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर। तो यहाँ पे बांगर मृदा का विस्तार था, पुरातन जलोढ़ बांगर मृदा का विस्तार। तो यहाँ की जो बांगर मृदा है वो अनुपजाऊ होती जा रही थी, क्यों, मरुस्थल का प्रसार था। ऐसे में यहाँ पे गंग नहर और IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर आगमन के कारण इसे जीवन दान मिला और आज ये प्रदेश राजस्थान का सबसे ज़्यादा अन्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन करने वाला प्रदेश बन गया है। यहाँ पे नहरी सिंचित प्रदेश है, ये आप जानते ही हैं।
नहरी सिंचित प्रदेशों में कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? ये प्रदेश अति सिंचाई के कारण दो बड़ी समस्याओं से ग्रसित है। एक समस्या है उनमें सेम की समस्या और एक समस्या होती है रेह की समस्या। सेम मैं बता दूं, इसको एक नाम और भी देते हैं, जलाक्रांता। इसे जलाक्रांता भी कहते हैं और रेह को हम कल्लर भी कहते हैं। कल्लर, सेम अथवा जलाक्रांता। क्या होता है कि जब आप अधिक मात्रा में सिंचाई करते हैं तो भूमि के द्वारा अधिक मात्रा में जल अवशोषित किया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब भूमि अतिपूरित हो जाती है, अतिपूरित यानी कि जब जल भूमि के द्वारा सोखा जाता है तो जल अत्यधिक मात्रा में अतिपूरित हो जाने से वो भूमिगत जल सतह पर प्रकट हो जाता है। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे बारिश के समय दीवारों पे नमी आ जाती है, जिसको हम सीलन कहते हैं, सीलन। ठीक है। तो वो सीलन आ जाती है जमीन में से, पानी ऊपर आ जाता है। इतना ज्यादा जल हो गया जमीन में कि बिना ट्यूबवेल के पानी ऊपर आ जाता है, तो इसको हम सेम कहते हैं, जलाक्रांता भी कहते हैं। और इसका बड़ा एग्जाम्पल बड़ोपल हनुमानगढ़। बड़ोपल हनुमानगढ़ एक ऐसा स्थान है, रावतसर हनुमानगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जो कि सेम से ग्रसित है, डूबे हुए हैं। गंगानगर का सूरतगढ़ क्षेत्र है, सेम से प्रभावित है। रेह कल्लर क्या होता है? रेह कल्लर को हम खार भी कह सकते हैं। खार क्या होता है कि जब जल नीचे से ऊपर की ओर रिसाव करता है, जब जल नीचे से ऊपर की ओर रिसाव करता है तो भूमिगत जो लवण है वो जल में घुलकर सतह पर आ जाते हैं। मतलब ऐसा है सिंपल, ये लवण है भूमिगत जल, और वाष्पीकरण, ये सूर्य है। वाष्पीकरण के कारण जब जल ऊपर उठता है तो ये जो लवण है, ये जो जल में घुले हुए हैं, ये सतह पर आ जाते हैं यहाँ पे, और सतह पर सफ़ेद सी परत जम जाती है जिसको हम रेह या कल्लर कहते हैं या खार कहते हैं। देखा होगा आपने बारिश के समय दीवारों पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा आ जाता है, वो ही खार कहलाता है, वो नमक है एक्चुअल में। तो यहाँ सेम और रेह की समस्या बड़े पैमाने पर हो गई है। सेम और रेह को दूर करने के लिए इसमें जिप्सम का प्रयोग कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में जो जिले मेनली हम शामिल कर रहे हैं वो है सीकर, झुंझुनू, ठीक है, और चूरू और नागौर का कुछ भाग। ठीक है। अब इस शेखावाटी प्रदेश में सामान्यतः मरु प्रसार के कारण भूरी रेतीली मृदा देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ एक विशेष नदी बहती है, कांतली। कांतली नदी बहती है। अब इस कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है चूरू में, कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है चूरू में नहीं, सॉरी, सीकर और झुंझुनू में, उस कांतली नदी बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। ये याद रखना, ये भौगोलिक भौतिक प्रदेश का नाम है तोरावाटी। तोरावाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है यहाँ पे कभी तोमर राजवंश ने शासन किया था, और तोमर राजवंश के शासन किए जाने के कारण ही ये प्रदेश क्या कहलाया? तोरावाटी कहलाया। ठीक है। नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि में चूरू का कुछ भाग आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नागौरी उच्च भूमि में चूरू का कुछ भाग आ जाता है। साथ ही बीकानेर का पश्चिमी प्रदेश आ जाता है, लूणकरण सर क्षेत्र, और फिर नागौर की जो प्रदेश है उच्च भूमि है, नावा, कुचामन, डीडवाना, डेगाना, वो प्रदेश आ जाता है। अब इस भूमि को थली कहने की वजह है कि इस भूमि का प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा होना। ये सामान्य भूमि से ऊपर उठी हुई है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 400 से 500 मीटर तक है, इतना ऊंचा है ये। ठीक है। तो नागौरी उच्च भूमि में प्राकृतिक रूप से मृदा में क्या पाया जाता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। और बारिश जब होती है तो इस लवण के कारण यहाँ पे खारे पानी की झीलें बन गई हैं, जिनमें लूणकरण सर बीकानेर में है, ताल छापर चूरू में है, इसके अलावा नावा, कुचामन, डेगाना, डीडवाना, पर्वतसर, ये सब कहाँ हैं? नागौर में हैं। ठीक है। इसके बाद बात होती है लूनी जवाई नदी बेसिन। लूनी जवाई नदी बेसिन की। लूनी जवाई नदी बेसिन को हम अलग से डायग्राम में पढ़ते हैं।
लूनी जवाई बेसिन वास्तव में क्या है, लूनी और जवाई नदी से निर्मित है। लूनी और जवाई नदी का ही बहाव क्षेत्र जो है उसी को हम लूनी जवाई बेसिन की संज्ञा देते हैं। लूनी जवाई बेसिन के लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। ये नाग पहाड़ी कहाँ है, अजमेर में। यहाँ से नदी निकलती है लूनी, अजमेर से पुष्कर होते हुए नागौर आती है, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, जालोर से कच्छ के रन में चली जाती है। ठीक है, यहीं सिरोही, सिरोही से एक नदी निकलती है लूनी की सहायक नदी जवाई, जवाई। सिरोही से जवाई की एक सहायक नदी निकलती है खारी। नदियों को जब हम पढ़ेंगे तब उसमें इनकी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, बस ये वाला जो प्रदेश है पूरा, इसी को हम कहते हैं लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो शुरू करते हैं हम इसे ना। देखो, आपने सुना होगा कि राजस्थान की वह नदी जो आधी मीठी आधी खारी कहलाती है, तो वो लूनी ही है। बाड़मेर में बालोतरा के बाद ये नदी खारी हो जाती है। तो बाड़मेर, जालोर और सिरोही का ये जो पूरा पोर्शन है ये दक्षिण पश्चिम में आता है राजस्थान में, तो इसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम लवणीय मृदा का मैदान। लवणीय मृदा का मैदान। और ये वाला जो पोर्शन है ये उत्तर पूर्व में आता है, इसको हम कह देते हैं उत्तर पूर्व जलोढ़ या बांगर मृदा का मैदान, जलोढ़ मृदा का मैदान। ठीक है, ये दो भाग हो गए। तो ये जोधपुर पाली नागौर वाला जो पोर्शन है पूरा, ठीक है, नागौर और पाली में तो ये पोर्शन बांगड़ कहलाता है। बांगड़, बांगड़ जो शब्द है बांगर मृदा की वजह से ही आया है। जोधपुर और दक्षिण पाली, जोधपुर और दक्षिण पाली, जोधपुर और दक्षिण पाली मिलकर कहलाते हैं मारवाड़ का मैदान। अब ये जो मैदान है पूरा, बांगड़ का मैदान और मारवाड़ का मैदान, ये जलोढ़ स्लेटी भूरी जलोढ़ मृदा से बना है, ये ध्यान रखना। स्लेटी भूरी जलोढ़ मृदा से निर्मित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। शेष जो पोर्शन है नीचे वाला लवणीय मृदा का पोर्शन है। ठीक है, अब इस भाग में कुछ उपनाम हमें मिलते हैं, विशेषकर जालोर में ही। जालोर का जो सांचौर क्षेत्र है, सांचौर, जालोर के सांचौर क्षेत्र में लूनी नदी बाढ़ग्रस्त दलदली प्रदेश बनाती है, जिसे रेल या रेल्ला कहते हैं, जिसे रेल या रेल्ला कहते हैं। ये ध्यान रखना, जालोर के सांचौर क्षेत्र में लूनी नदी बाढ़ग्रस्त दलदली प्रदेश बनाती है, जिसे रेल या रेल्ला कहते हैं। ठीक है, बाकी बाड़मेर, जालोर और सिरोही ये गोड़वाड़ कहलाते हैं। ठीक है, बस इतना ही है। अब खास बात जो हमने मरुस्थल के बारे में पढ़ी, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने जान ली हैं मरुस्थल पर, और सिंपल से जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को हमने साथ साथ में डिस्कस किया है। थार का मरुस्थल जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अरावली को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।